हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से सिविल कैरियर टैग 101 को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को बरकरार बनाए रखे रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट जो मल्टीपल या कह सकते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आधुनिक भारत के इतिहास पर। तो आज मैं बात करूंगा मल्टीपल क्वेश्चन की और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको और बात बता दूं कि अगर आप आरआरबी जेई या एसएससी जेई या एसएससी नॉन टेक की या यूपी पुलिस या आपके स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अगर पूछी जाती है, तो यहां से हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टू द पॉइंट आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तो दोस्तों, ये है आधुनिक भारत का इतिहास, राइट। अब इसमें हम देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जब आप गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तब नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अब्बास सैयब जी और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइए इसमें राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा नमक सत्याग्रह के बारे में। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तैयब जी ने ही धरासड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार वेब मिल्कर ने भी किया। अब्बास सैयद जी को गुजरात का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। यानी कि अब्बास सैयद को किस नाम से भी जानते हैं गुजरात में? वयोवृद्ध पितामह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन है कलकत्ता, सेकंड है आपका मद्रास और ऑप्शन नंबर थर्ड है नागपुर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लाहौर। बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लाहौर। क्या है? लाहौर में। तो दोस्तों, जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की बात थी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को अपना नया लक्ष्य घोषित किया। पहले स्वराज्य के स्थान पर क्या है? पूर्ण स्वराज्य का नया लक्ष्य घोषित किया। तथा 26 जनवरी 1930 को किस डेट को कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। स्वराज की
सबसे पहले मांग वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। कितने में? 1906 में। कौन सी जगह? कलकत्ता में। तो इसका जो राइट आंसर क्या था? लाहौर में। राइट, लाहौर में। चलते पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदौली जो था उसके सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य, ऑप्शन नंबर डी आचार्य JB कृपलानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि बारदौली सत्याग्रह 1926 में, बारदौली सत्याग्रह किस में? 1926 में। किसकी बात है? 1926 की बात है। एक किसान आंदोलन था जो कर वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने जो पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा था। बाद में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो एक यहाँ से क्वेश्चन ये जनरेट होता है, फ्रेम होता है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी महात्मा गांधी जी ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों की ओर लौटो किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस का, या ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद जी का, या ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले का, या ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती का। बताइए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने वर्ष 1875 में गिरगांव कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में आचार्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करते हुए यह माना कि वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है। इन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में तिलक जी ने आगे बढ़ाया। स्वराज्य का नारा जो दिया था इन्होंने ही दिया था, और जो इस नारे को जो कंटिन्यू लीड्स किया था वो किया था किसने? तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नोआखली की स्थिति कहाँ पर है? नोआखली क्या है? एक स्थान है। नोआखली क्या है? एक स्थान है, स्थान है। और इसकी स्थिति कहाँ पर है? बताइए। पश्चिम बंगाल में, या बांग्लादेश में, या त्रिपुरा में, या बिहार में? अभी प्रेजेंट में इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, बांग्लादेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? बताइए वो कौन सी ईयर थी जो कि सत्याग्रह के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हुए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर 1908। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? 1908 इज द राइट आंसर। तो इस दौरान क्या हुआ कि गांधी जी को सर्वप्रथम वर्ष 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर उन्हें 2 माह का साधारण कारावास दिया गया। कितने माह का? 2 ईयर का उनको कारावास दे दिया गया था सत्याग्रह के
दौरान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा संता हस्तांतरण का कारण था। क्या कारण था इसका? इसी दिन, पहला ऑप्शन है इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण राज्य की मांग की थी, या ऑप्शन नंबर बी इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, या ऑप्शन नंबर सी अंतरिम सरकार बनाने की वर्षगांठ के अवसर पर, या ऑप्शन नंबर डी कि इसी दिन जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। डी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। क्या है? डी इज द क्या है? राइट आंसर है। इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा संता हस्तांतरण का जो कारण था, जापानी सेनाओं के एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो इसका ये रीजन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? बताइए कि रॉबर्ट क्लाइव, या वारेन हेस्टिंग, या वेल्जली, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इसका। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में गरम दल के नेता थे। कौन थे? भारत में गरम दल के जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक थे। तो गरम दल का मतलब क्या है? गरम दलीय का आशय अपनी मांग को ब्रिटिश सरकार से मनवाने के लिए दृढ़ता से मांग रखना, हड़ताल प्रदर्शन करना आदि। भारत में गरम दल के अग्रणी नेता के रूप में तिलक जी को मान्यता प्राप्त है। किनको? तिलक जी को मान्यता प्राप्त है। और ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन सिरोहल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा। इन्होंने बेलगांव कर्नाटक में होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ किया था। इन्होंने 1916 में क्या है? होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। होम रूल आंदोलन को इन्होंने क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 1916 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? वो कौन सा सिद्धांत था गांधी जी का जिन्होंने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया था? वो ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक विकास, ऑप्शन नंबर बी न्यायधारिता का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, न्यायधारिता का सिद्धांत। न्यायधारिता का सिद्धांत। दोस्तों, गांधी जी अमीरों व गरीबों के मध्य असमानता समाप्त करने के लिए न्यायधारिता नामक आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के पक्षधर थे, जिसके तहत जो धनी व्यक्तियों को न्याय स्थापित करके आम जनों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये ऐसा महात्मा गांधी जी के द्वारा मानना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे ली थी? थोरो से, या रस्किन से, या कन्फ्यूशियस से, या टॉलस्टॉय से? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, राइट आंसर कौन सा रहेगा? थोरो से। दोस्तों जो थोरो था, थोरो अमेरिका के एक निबंधकार कवि थे जिनका पूरा नाम था हेनरी डेविड थोरो। क्या नाम था इनका? पूरा फुल नेम क्या था? हेनरी 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 डेविड डेविड थोरो। तो ऑप्शन में ये आपको थोरो दिया है, ये शॉर्ट नाम दिया है, इसका इनका सरनेम था। तो ये कवि थे, सविनय अवज्ञा की इन्होंने प्रेरणा दी और इन्होंने फिलॉसफी और सिविल डिसोबियंस से ली थी। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। सिविल सेवा में जो चयनित पहले भारतीय हैं वो कौन हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, सबसे पहले उन्होंने सिविल सेवा में चयनित किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारत परिषद अधिनियम 1892, या ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, या ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो वो नियम कौन सा था? बताइए। तो इनका जो सुधार था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर रहेगा। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। दोस्तों वर्ष 1919 में पारित किया गया था ये रूल्स, या कह सकते हैं कानून, भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले भारत सचिव मिंटो दो थे। मार्ले और मिंटो, मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय सुधार भी कहा जाता है, जिसे माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। लॉर्ड मार्ले ने इन सुधारों की तुलना डैगून के बीजों से की थी। ओके, सॉरी, इसका जो राइट आंसर था, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 था। सॉरी, ये 19 है, ये 9 है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए अरोड़ा आसफ अली ने, या सुचेता कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन नंबर डी कल्पना दत्त ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से किन नेताओं के कहने पर 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोही नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? वो थे वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने, या कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर ही 23 फरवरी 1946 को शाही विद्रोह में 9 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16।
किसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1932 से आमरण आमरण अनशन प्रारंभ किया था? बताइए। तो ये किया था मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया था। ओके दोस्तों, जो वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी कि कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। साथ ही पृथक निर्वाचन प्रणाली दलित वर्गों पर भी लागू कर दी गई। इसके विरोध में क्या है, गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन यानी कि यरवरदा जेल थी पूना में प्रारंभ कर दिया गया था। जब ये यरवरदा जेल में थे प्रारंभ कर दिया, जो 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य हुए पूना समझौता के बाद दौड़ दिया गया, जिसके तहत दलितों में पृथक निर्वाचन की मांग को त्याग दिया और उन्हें प्रांतीय विधानमंडल में 148 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट दलित वर्ग को आरक्षित कर दिया गया। तो ये था 18%। जो 18% सीटें थी, 18% जो सीटें थी वो की थी दलितों की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण को रोकना था। जो ऊंची जाति के ब्राह्मण थे, जो कि दलितों को, नीची कास्ट के जो लोग थे, उनके ऊपर बहुत ही शोषण कर रहे थे। तो हुआ क्या, सत्यशोधक समाज जो 1875 की स्थापना जो की थी ज्योतिबा फूले ने की थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य था नीची जातियों के लोगों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना तथा ज्योतिबा फूले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए विद्यालय बनवाया था। तो अछूतों के लिए जो विद्यालय बनवाया था, विद्यालय वो किन्होंने बनवाया था? ज्योतिबा फूले ने। किन्होंने बनवाया था? ज्योतिबा फूले ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? वो कौन सा आंदोलन था जिन्होंने अपना भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन 1920-22, या रॉलेट सत्याग्रह 1919, या अहमदाबाद हड़ताल 1918, या बारदौली सत्याग्रह। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताइए। ए बी सी ऑप्शन है आपके, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, कि अहमदाबाद हड़ताल 1918 में उन्होंने, गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, वो था अहमदाबाद हड़ताल 1918। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये टू द पॉइंट ही आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार ये पूछे गए हैं। ये जो भी सारे क्वेश्चन है एसएससी जेईबी में भी पूछा गया था और एसएससी की जितने नॉन टेक के एग्जाम है उनमें भी पूछा गया था। और ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके एसआई जो दरोगा की वैकेंसी निकलती है तो उन एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इसी तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहीं अलग से फ्रेम नहीं होते हैं, बस उनका जो जिनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बस डिफरेंस रहता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। आप थ्योरी में पढ़ चुके होते हो पहले से ही। किसने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट ने, या एम साराभाई ने, या
मुथु लक्ष्मी ने या सरोजनी नायडू ने? ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये क्वेश्चन सभी लोग जानते ही होंगे और ये ऑप्शन गलत भी कराते हैं। मैंने दो तीन लड़के थे, उनसे अभी कुछ दिन पहले आर उसके ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे ग्रुप डी का। तब ये क्वेश्चन आया था, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी, तो वो गलत कराए थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सती प्रथा जो है बंद की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसकी डेट जहाँ तक है जनरली स्टूडेंट्स को याद रहती है 1853 में। भारत में पहली बार ट्रेन जो चली थी 1853 में, मुंबई से मुंबई ठाणे तक चली थी। तो दोस्तों भारत में जो रेल ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में। मुंबई में एक स्थान है बोरी बंदर से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों में बंदरगाह तक ले जाना तथा सेना को विद्रोह के दौरान दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजना। वायसराय कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था? वो हुआ था किनके? वायसराय कर्जन के काल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करते हैं। दोस्तों ये मैं छाँट करके क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ आपके लिए, अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बना करके। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा और हो सके तो आप नोट भी करते जाइएगा शॉर्ट में, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार पढ़िए तो सही, इस कंटेंट को कंज्यूम तो कीजिए। यहाँ से आप एग्जाम में देख पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, बिलीव मी। तो किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है? बताइए किस में है? वो है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें बहुत बड़ा है ये, और इसमें क्या है? ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है। यानी कि जो ये खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो 5 अक्टूबर किसने को 5 अक्टूबर और 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा स्थापित की गई थी। बिहार में इतिहास के दुर्लभ ग्रंथों के साथ एक विशाल लाइब्रेरी है। बिहार के राज्यपाल इस लाइब्रेरी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस लाइब्रेरी के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे बिहार का जो भी करंट में राज्यपाल होगा उनके अंडर में रहेगी। दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखते हैं। भारत में टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1854 में। किस में हुआ था? 1854 में। एक क्वेश्चन और छूट गया मेरे से, क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश सरकार की किस राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया था? राजस्थान की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हर हालत में अपने माइंड में रखना है। राजस्थान की रैयतवाड़ी व्यवस्था ये क्या है? ब्रिटिश सरकार की राजस्व व्यवस्था ने किसानों को अधिक संरक्षण प्रदान किया गया, वो किया गया राजस्थान की रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब मैं आपको राजस्थान की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का जन्मदाता जो हैं कैप्टन रीड व थॉमस मुनरो को माना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों यानी कि रैयतों को भूस्वामी स्वीकार करते हुए उसने सीधा भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में लागू थी। इसे सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई थी। इसमें लगान की ऊंची दरों ने महाजनों व कृषकों के बीच संघर्ष को जन्म दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमने 24 तो क्वेश्चन कर ही लिया था। 24 चलो एक बार और फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि भारत में टेलीग्राम सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में प्रारंभ हुआ था, जब पहला टेलीग्राम मुंबई से पुणे भेजा गया था। 15 जुलाई 2013 को इस सेवा को बंद कर दिया गया है। यानी कि जो टेलीग्राम वाली सेवा है 15 जुलाई 2013 से इसको अभी प्रेजेंट में बंद कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है कि 15 जुलाई 2013 से किस सेवा को बंद कर दिया गया है? तो आपको ये रहना चाहिए टेलीग्राफ जो सेवा होती है उसको बंद कर दिया गया है, टेलीग्राफ सेवा को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये जाहिर सी बात है, सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि होम रूल आंदोलन की जो प्रेरणा भारत में श्रीमती एनी बेसेंट को माना जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की प्रेरणा दी थी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल के विचार का प्रसार किया। लेकिन भारत में सबसे पहले होम रूल बाल गंगाधर तिलक द्वारा वर्ष 1916 में, किसमें? 1916 में पूना में प्रारंभ किया था। कहाँ पर? पूना में। कहाँ पर स्टार्ट किया था? पूना। याद रखना 1916 में, और पूना से स्टार्ट हुआ था, पूना में स्टार्ट हुआ था। और दूसरा जो होम रूल अडेयार मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा वर्ष 1916 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा 1916 में ही किया गया था, वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। अब यहाँ पर याद रखना, पहला जो किया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में, और दूसरा जो किया गया था वो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? सिपाही विद्रोह के बाद। ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर है? सिपाही विद्रोह के पश्चात। तो 1857 की क्रांति, 1857 की विद्रोह ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध सैनिकों द्वारा फूंका गया फिगुल था, जिसे बाद में जनता का सहयोग मिला। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश संसद में 1858 के अधिनियम के माध्यम से 1858 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया और वायसराय नामक नए पद का सृजन किया। नया पद जो था क्या था? वायसराय का सृजन किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या है
कि क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। हंटर आयोग जो था कब आया था, स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ओके, और कब हुई थी सुनिए, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए रॉलेट एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता, वो पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता कौन कौन से थे, डॉक्टर सत्यपाल और एस किचलू को जिला बदर किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में, ध्यान रखना 13 अप्रैल 1919 में एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग अमृतसर में किया गया। इस सभा पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के डायर ने गोली बारी एक भीषण नरसंहार करवाया, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की, क्योंकि उस हत्याकांड की जांच करने के लिए इन्होंने एक आयोग बनाया जिसे हम हंटर आयोग बोलते हैं। इस आयोग ने जनरल डायर को बेगुनाह घोषित किया गया। इस आयोग ने क्या किया, जनरल डायर था, कौन था, जनरल डायर को बेगुनाह साबित करवाया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ष 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। आचार्य विनोबा भावे जो थे, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया 1940 में। वो कहाँ से चलवाया, वो चलवाया था पनवार महाराष्ट्र से। कहाँ से चलवाया था, पनवार महाराष्ट्र से। अब अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पनवार महाराष्ट्र में से प्रारंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। तो याद रखना है आपको, जो विनोबा भावे थे वो फर्स्ट सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो पोस्ट स्टाम्प का जो चालू करने वाला, प्रचलन करने वाला कौन था, वो था लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, पोस्ट स्टाम्प का प्रचलन तथा डाक महानिदेशक की नियुक्ति करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसके अन्य कार्य थे जैसे हड़प नीति, रेलवे का प्रारंभ, सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा इत्यादि इसी ने ही स्टार्ट करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था, वो क्या था, मूलशंकर था। ये सभी को पता है लगभग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। किस में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। दोस्तों, मैं आपको पॉइंट, जो आपके क्वेश्चन हैं वन लाइनर भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं, बट इनका जो एक्सप्लेनेशन है आप ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि श्योर कि यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आप डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकोगे। मेरे मुंह से जो बातें निकल रही हैं उन बातों को
गौर से आप सुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश संसद ने निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे कौन थे? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के वयोवृद्ध पितामह के रूप में जाना जाता है, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था, एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे जो वर्ष 1892 में, डेट को बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना, ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। अन्य कार्य इन्होंने किए थे, जैसे धन निष्कासन का मतलब क्या है? बहिर्गमन, यानी कि बाहर निकालना का सिद्धांत दिया। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में, और स्वराज्य की मांग जैसे कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में की थी, के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के दौरान कौन थे? ये अध्यक्ष थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जो जनक माना जाता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक माना जाता है, वो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, बंगाल, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। स्वतंत्र भारत के ध्वज की डिजाइन को जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? पिंगली वैकेया थे, जिन्होंने हमारे स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि निम्न में से किस यूरोपियन ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डच। ऑप्शन नंबर सी डच जो थे, यूरोपियन देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी, डचों ने। ऑप्शन नंबर जी 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? वो कौन सा अधिवेशन था जहां पर आपका जो भारत का जो तिरंगा लहराया गया था? वो था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ये याद रखना कि हमारा झंडा जो किस अधिवेशन में सबसे पहले फहराया गया था, वो फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को एक नया लक्ष्य स्वीकार किया गया तथा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ये किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज लेंथी होगी कि निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मैकाले मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है मैकाले मिनट 1835। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया था। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा को और साहित्य की आलोचना की गई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती है? अवसंरचना, उद्योग, कृषि या सेवा? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कृषि। अपने प्रारंभिक क्वेश्चन नंबर 39 है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी राष्ट्रीय नेता के अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? बताइए कौन है? नंदलाल बोस या अंबेडकर या ज्योतिबा फूले या वीर सावरकर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताइए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीर सावरकर ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। ये एक राष्ट्रीय नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? वो था सतारा, सतारा हड़प नीति। दोस्तों, हड़प की नीति का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी था। अभी बताया था। इस नीति से वो सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत जो साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए उनका क्रम है, जैसे सतारा, जैतपुर, सबलपुर और आपका बघाट, उदयपुर तथा कुछ ये आपका ये झांसी भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 है। किसके शासनकाल में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? वो की गई थी लॉर्ड कनिंग के काल में। यानी कि लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई है, मद्रास है, ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। पहली आपकी कलकत्ता में, और दूसरी आपकी मुंबई में, और तीसरी आपकी मद्रास में, जिनका मुख्य कार्य था परीक्षाएं संचालित कराना। ये जो 3 विश्वविद्यालय बनवाए थे इनका मुख्य कार्य क्या था? परीक्षा का संचालित करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन चट्टग्राम शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? दिनेश गुप्ता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्णायक भूमिका निभाने लगी? बक्सर का युद्ध। और क्वेश्चन नंबर 45 है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, वो होती है असहयोग में। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि मुंबई लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? वो किया था 1940 लाहौर अधिवेशन में। ये अभी मैंने क्वेश्चन बताया था। और क्वेश्चन नंबर 47 है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव वन जन तो किसने लिखा था? वो लिखा था नरसिंह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या है लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे? वो थे सीवी रमन। ये आपका जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ऑप्शन नंबर 50 है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर 50 क्या है? किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? वो किया था हिक्की ने। तो दोस्तों ये आज कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
जो टॉप 50 क्वेश्चन थे, जहाँ से आपको देखने को डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। अगर नहीं तो आप इसको क्या करोगे, इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके सुनते रहिएगा। जैसे आप कुछ रेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने ईयरफोन लगा लीजिए कानों में और आप सुनते जाइएगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको क्लियर मिलेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई चीज़ें मैंने आपको साइड में इनके फैक्ट भी बताए हुए हैं, तो इन फैक्ट को भी आप सुनते जाइएगा। और आई होप कि आपको यहाँ से बहुत सारा मिलेगा। मेरी बात को सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, और मुझे देखने को मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग क्वेश्चनों को छोड़ ही देते हैं, नया नया पढ़ने लगते हैं। नया पढ़ने की जगह आप एक बार जितने को पढ़ लेते हो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार रिपीटेशन करोगे उतना ही वो कंठस्थ मिलेगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को सेंड करें, भेजें, शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और यहाँ से 100% आपके किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। आप समझते हो कि अगर आपको इस तरह की वीडियो से अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर मिल जाएं, अगर आप 50 वीडियो देख लोगे तो आपके 100-150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और शायद मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी नहीं होंगे, क्योंकि और भी पार्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे जीएस का है, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, और आपका बायो का भी है, और आपका रीजनिंग भी है, मैथ भी है। जैसे भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं तो अलग अलग उनका खुद का सिलेबस होता है। तो आप लोगों से आज मैं विदा लेना चाहता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और अपने जॉब लो और अपनी तरक्की करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।